hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study a very interesting chapter, which is the making of a scientist. तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली एक साइंटिस्ट की कहानी है जिनका नाम था रिचर्ड एच एब्राइट। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इनकी लाइफ चली, मतलब क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या अचीवमेंट्स थे इनकी, और कैसे इनकी लाइफस्टाइल रही, क्या इन्होंने नए नए इनोवेशंस किए, और कैसे ये बहुत ही सफल साइंटिस्ट बने। इतने पॉपुलर कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में उनकी लाइफ के ऊपर एक पूरा चैप्टर दिया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा ये चैप्टर होने वाला है। वेल तुम लोग बताओ, अच्छा बचपन में जैसे किसी किसी को शौक होता है ना कलेक्शन करने का, किसी को शौक होता है फॉसिल्स कलेक्ट करने का, कोई ज्वेलरी कलेक्ट करने का, लड़कियों को मोस्टली होता है। अगर तुम्हें ऐसा कोई शौक है तो वो मुझे बताना कमेंट में कि अगर आप कोई चीज़ कलेक्ट करते हो, किसी चीज़ के कलेक्शन का शौक है, तो वो क्या चीज़ है। हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही देखेंगे। जो हमारे एब्राइट हैं उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक था बचपन में। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फटाफट से चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारे ऑथर के बारे में, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है, इन्होंने हमारा ये चैप्टर लिखा है। तो बेसिकली ही वाज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर। ठीक है, वो कौन थे? अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर। तो ये काफ़ी बड़े राइटर रहे हैं और इन्होंने इतने बड़े साइंटिस्ट के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। तो आप इससे ही पता लगा सकता है कि मतलब कितने ज़्यादा प्रोफेशनल रहे होंगे अपने काम में, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये राइटर भी रहे हैं अमेरिका के। ठीक है, देन आगे देखते हैं। who later became a freelance author of magazine articles and books, especially on the topics of sports and scouting. इनके क्या टॉपिक्स होते थे मोस्टली? स्पेशली स्पोर्ट्स और स्काउटिंग। एंड ही वाज बोर्न इन 1925 इन यूएसए। जैसे हमने देखा एक अमेरिकन राइटर थे, तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? 1925 में यूएसए में। एंड ही वाज डेड ऑन 11th of February in 2006 एट सेलिसबरी पेनिनसुला। ठीक है, इन यूएसए। देन आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो ये हैं वो साइंटिस्ट जिनके बारे में हमें पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रॉबर्ट एच एब्राइट। ठीक है, इनकी पिक्चर आपकी बुक में भी दी हुई है आई थिंक। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली 22 की एज में आप देखोगे रिचर्ड एच एब्राइट, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एंड हिज कलीग college roommates made a pioneering contribution to self-functioning theory by publishing in the proceedings of the National Academy of Science, the journal फर्स्ट एवर पब्लिकेशन बाय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अब देखो ये इतने बड़े राइटर, इतने मतलब इतनी ज़्यादा काम किए थे, इतनी अलग अलग चीज़ें इन्होंने खोजी थी कि इनका नाम एक बहुत ही पॉपुलर जनरल है। ठीक है, जिसमें पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट की कोई थ्योरी पब्लिश हुई या उसमें ऐड करी गई है। ठीक है, तो ये ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी रखते थे नई नई चीज़ों के बारे में। क्रिएटिविटी इनकी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, नई नई चीज़ों के बारे में जानना, खोज करना। अगर कोई इनके दिमाग में सवाल आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करना, उस पजल को, उसके पीछे क्या रीज़न रहा है। जैसे बचपन में कोई चीज़ होती है ना, हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये ऐसे ही क्यों है, लेकिन अगर हमें वो प्रॉपर टाइम पर, उस प्रॉपर एज में वो करेक्ट आंसर ना मिले, तो वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं खत्म होती चली जाती है, जो मोस्टली आजकल हो भी रहा है ना। लेकिन अगर हम देखें कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आने लगी है नई नई चीज़ों के बारे में, तो हमें उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़े और ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो जाने और वो आगे बढ़े। ठीक है, तो बेसिकली इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनके बचपन में जब इन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती थी ना, तो इनकी जो मदर थी वो कभी भी उनकी क्यूरियोसिटी को दबाती नहीं थी, मतलब खत्म नहीं करती थी कि नहीं चुप बैठ जाओ, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। नहीं, वो इन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, इनको इवन बुक्स ला के देती थी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्हें भेजती थी। एंड बहुत ही ज़्यादा इनका माइंड क्रिएटिव होता गया इस चीज़ से। नई नई चीज़ों के बारे में इन्होंने खोज करनी शुरू कर दी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखोगे आप 22 की एज में उनके बारे में बताया हुआ है। इतनी कम एज में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था। एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट की थ्योरी इस जर्नल में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी कहानी। तो बेसिकली रिचर्ड एच एब्राइट एन ओनली चाइल्ड, ये अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे, सिर्फ इनका कोई मतलब सिबलिंग नहीं था। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसुला, ओके, पेनिसवानिया। ठीक है, यहाँ से वो
बिलोंग करते थे बेसिकली। और रीडिंग मतलब एक रीडिंग मतलब वो नहीं, पढ़ने वाला रीडिंग नहीं होता, ये जगह का नाम है, ठीक है। एक तरह से मान लो यहाँ पर पेलिसवेनिया में यहाँ पे जगह है रीडिंग, ठीक है। couldn't engage in team sports due to his solitary status। तो बेसिकली जहाँ पे वो रहते थे ना, वहाँ पे उनके एज के बच्चे ज्यादा नहीं थे। जैसे पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में हमारे एज के बच्चे होते हैं ना, हमारे दोस्त बन जाते हैं और हम शाम को क्रिकेट खेल रहे हैं या अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं। तो बेसिकली इनके साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी, इनके आस पड़ोस में इनके एज के बच्चे नहीं थे, ये अकेले से रहते थे। एंड इसीलिए वो जो स्पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं जो बच्चे अपनी एज के दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो नहीं कर पाते थे ये सारी एक्टिविटीज। इंस्टेड he channeled his energy into collecting, starting with butterflies in kindergarten। यानी कि फिर जो अब उनकी जो एनर्जी, उनकी जो क्रिएटिविटी थी, जो और बच्चे गेम्स में लगाते, उन्होंने अलग चीज़ों में लगानी शुरू कर दी। कैसे? जैसे कलेक्ट करने में, फॉसिल्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू कर दी, अलग अलग चीज़ों में क्रिएटिविटी अपनी दिखानी शुरू कर दी, ठीक है। एंड किंडरगार्टन में, कब? किंडरगार्टन, केजी में, जहाँ हमें कुछ पता ही नहीं था उस एज में इन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी। हिज पैशन फॉर कलेक्टिंग एक्सटेंडेड टू रॉक्स। क्या क्या? रॉक्स, अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं ना, उन्होंने वो शुरू कर दिए कलेक्ट करने। यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, इस तरह के जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल होते हैं ना, उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब देखो कितना छोटा सा बच्चा, बचपन से क्रिएटिविटी शुरू हो गई है। कॉइन्स, जो अलग अलग तरह के सिक्के होते हैं, है ना, कार्टून्स में भी देखा होगा, एक डोरेमोन का आया था एपिसोड बहुत पहले, तुम लोग देखते हो या नहीं मुझे पता नहीं। उस टाइम पे ना एक समथिंग जो बॉटल कैप्स होती हैं, उनको जो हमारा नोबिता होता था वो कलेक्ट करता था। अगर तुमने देखा है वो तो बताना मुझे, ठीक है। अगर तुम लोग कोई चीज़ कलेक्ट करते हो तो मैं किसी चीज़ के कलेक्शन का शौक है वो भी बताना, ठीक है। तो हम खैर अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनकी कहानी हमें यहाँ पे पढ़नी है वो देख लेते हैं। ही ऑल्सो डेवलप्ड अ केन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी। उन्हें इंटरेस्ट और किसमें भी था? एस्ट्रोलॉजी में भी उन्हें इंटरेस्ट आ गया था, ठीक है। जो स्टार्स वगैरह की स्टडी होती है ना, उसमें भी उन्हें इंटरेस्ट आया था। एंड स्पेंड मेनी नाइट्स स्टार गेजिंग, और बहुत सारी रातों, यानी कि रातों रातों भर वो उन स्टार्स को देखते रहते थे, टेलीस्कोप से उनको उन पर नजर रखते थे, ठीक है। एब्राइट्स इंक्विसिटिवनेस एंड इंटेलेक्ट were apparent from a young age, and his mother supported his learning by providing equipments। यानी कि उनकी जो मदर थी, उनके जो पेरेंट्स थे ना, उन्होंने एब्राइट को पूरा सपोर्ट किया। उन्हें अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो ज़रूरत होती हैं उनके इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, वो लानी शुरू कर दी। उनको देते थे वो सारे इक्विपमेंट्स। टेकिंग हिम ऑन ट्रिप्स, उन्हें अलग अलग ट्रिप्स पे ले जाते थे कि भाई ट्रिप्स पे जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, और ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। एंड इनकरेजिंग हिज साइंटिफिक परस्यूट्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एब्राइट्स मदर वॉज हिज प्राइमरी कंपेनियन। यानी कि अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उनके एज के और जो बच्चे थे वो मतलब पड़ोस में बच्चे थे ही नहीं, है ना, तो उनके कोई ज़्यादा दोस्त वोस्त भी नहीं थे। तो जो उनकी मदर थी ना, वही उनकी एक तरह से बेस्ट फ्रेंड थी। बचपन में वही उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी ज़्यादा से ज़्यादा। अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उन्होंने अपने स्कूल में अपना स्कूल स्टार्ट नहीं किया ना, जब तक उनकी मदर ही उनकी बेस्ट फ्रेंड, उनकी प्राइमरी कंपेनियन थी, ठीक है। दे स्पेंड इवनिंग्स टुगेदर एंड शी एनकरेज हिज लर्निंग, फिलिंग देयर टाइम विद एजुकेशनल एक्टिविटीज। और उनका जो टाइम पास होता है ना, वो ऐसे ही नहीं कि बस हाँ टाइम पास हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, कुछ सीख नहीं रहा है, नहीं। जो एजुकेशनल एक्टिविटीज होती थी, जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो गई, नई नई क्रिएटिव चीजें हो गई, वो सब सिखाती थी एब्राइट को उनकी मदर, ठीक है। एब्राइट एक्सेल्ड इन स्कूल एंड वाज लाइक एनी अदर किड इन एवरीडे मैटर्स, ठीक है। यानी कि जो हमारे एब्राइट थे ना, वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, बिल्कुल एक्सीलेंट स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे थे स्टडीज में भी एंड अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों में भी, ठीक है। ही हैड ऑलरेडी कलेक्टेड 25 लोकल बटरफ्लाई स्पीशीज बाय द सेकेंड ग्रेड। अब देखो सेकेंड ग्रेड, सेकेंड क्लास जो होती है हमारे यहाँ पे, सिर्फ सेकेंड ग्रेड तक आते आते उन्होंने कितनी 25 लोकल बटरफ्लाई स्पीशीज जो होती हैं वो कलेक्ट कर ली थी इतनी कम एज में। अब तुम बताओ तुमने सेकेंड क्लास में क्या कलेक्ट किया था, हैं? हमारे ब्राइट ने तो हमें बता दिया कि उन्होंने कितनी 25 लोकल बटरफ्लाई स्पीशीज जो थी वो कलेक्ट की थी। यहाँ पे देखो ये बताई गई है स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। ये क्या हो गया भाई? ओके, 6 वीक्स इन रीडिंग, ठीक है। तो ये वो पूरी जितनी भी अलग अलग स्पीशीज हैं और सब स्पीशीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हो। पूरा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन नॉर्मल एक आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे पूरा दिया गया है। आपकी बुक में भी ये पूरा टेबल दिया हुआ है,
तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड एच एब्राइट्स इंटरेस्ट इन बटरफ्लाई कलेक्टिंग वाज रिंकल्ड rekindled when his mother gave him a children's book। यानी कि अब देखो उनका इंटरेस्ट तो था ही बटरफ्लाईज में, उन्होंने 25 स्पीशीज सेकंड क्लास तक कलेक्ट कर ली थी। अब उनका जो इंटरेस्ट था ना वो और ज्यादा कब बढ़ा, जब उनकी मदर ने उन्हें एक बच्चों वाली किताब ला के दी जो बटरफ्लाईज के ऊपर थी, जिस बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। क्या नाम था उस बुक का, नाम याद रखना है तुमने, ठीक है, ओके। तो उस बुक का नाम था द ट्रेवल ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ये उस बुक का नाम है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। ये बिल्कुल लिख के आ जाना, हाईलाइट कर देना, जो जो मेन चीज होती है ना, कि बच्चे को, जो हमारे एग्जामिनर हमारी नोटबुक चेक कर रहे होंगे, आंसर शीट चेक कर रहे होंगे, उनको पता लगना चाहिए कि हाँ जिस बच्चे ने भी आंसर लिखा है ना उसका नॉलेज है, पढ़ के आया है। ऐसे ही नहीं आ गया मुंह उठा के बोर्ड्स देने, क्योंकि हमने पूरी तैयारी करके जानी है, तभी मार्क्स फुल हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये बुक ला के देती है उनकी मदर, उनकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और फिर देखो क्या होता है, ये जो बुक है एकदम मैजिकल असर डालती है हमारे एब्राइट पे। देखो, चिल्ड्रंस बुक अबाउट मोनार्च बटरफ्लाईज माइग्रेशन। और ये बुक किसके बारे में थी, ये थी मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है ना उनके माइग्रेशन के बारे में, कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। द बुक इंस्पायर्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन बटरफ्लाई माइग्रेशन रिसर्च बाय टैगिंग बटरफ्लाईज। यानी कि ये जो बुक थी ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसमें बहुत ज़्यादा किसके बारे में बताया गया था, मोनार्च बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो उसमें ना बाद में क्या हुआ, जब लास्ट में वो पूरी बुक पढ़ लेते हैं, लास्ट में एक एक्टिविटी दी गई थी उस बुक के एंड में। क्या एक्टिविटी थी कि भाई जो भी रीडर्स है ना, जिन्होंने भी बुक पढ़ी है, उनको एक काम करना है, एक टास्क है एक तरह से, कि अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इस रिसर्च के काम में, तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपको बटरफ्लाईज मिलती हैं आपके आसपास में, उनको टैग करना है, उन पे एक टैग लगा देना है। और पहले तो इनके बारे में भी जान लो, ये जो हमारे है ना साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडरिक ए ऑर्कहर्ट, ये ही थे इस बुक के राइटर। इन्होंने ये बुक लिखी थी और वही रिसर्च कर रहे थे मोनार्क बटरफ्लाई के इसके माइग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो और ये कहाँ से थे, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, ठीक है। तो वो कहते कि उनको भाई टैग लगा के छोड़ देना है तुमने, ठीक है, ताकि वो हम उसकी जो माइग्रेशन है कि कैसे कहाँ से कहाँ वो ट्रैवल करती है, क्या उसका माइग्रेशन प्रोसेस होता है, वो हम जान पाए, ठीक है। और जहाँ पे भी वो पहुंचेगी, आपने जैसे टैग लगाया यहाँ से, और जहाँ पे भी वो किसी और के पास जाएगी तो उस पर लिखा होगा कि आप उसे कहाँ पहुंचा दें, डॉक्टर फ्रेडरिक ए ऑर्कहर्ट के पास उसे पहुंचा दें, ठीक है। एब्राइट स्पेंट 6 वीक्स, कितने, पूरे 6 हफ्ते उन्होंने बिताए, मतलब उनको उन्होंने स्पेंड करे ड्यूरिंग द लेट समर टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाईज कंट्रीब्यूटिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। इस रिसर्च में उन बटरफ्लाईज को टैग करने में उन्होंने बहुत मेहनत की अपने आसपास, एंड बहुत सारी बटरफ्लाईज को उन्होंने टैग करना शुरू किया। टू कैच मोर बटरफ्लाईज एफिशिएंटली रिचर्ड एब्राइट स्टार्टेड राइजिंग अ कॉलोनी ऑफ देम। यानी कि अब ये हुआ ना कि उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पे ना ज्यादा टाइम नहीं होता था। अब वो कितना टाइम, तो वो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कितना टाइम पीरियड होता था कि वो बटरफ्लाईज उस रीडिंग में, यानी कि उस एरिया में जहाँ पे ब्राइट रहते थे वहां पर वो बटरफ्लाईज रहती थी, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि उस टाइम पीरियड में वो ज्यादा बटरफ्लाईज नहीं कलेक्ट कर पाते, बटरफ्लाईज खत्म हो जाती है, और इतने कम टाइम में जितनी भी उन्होंने कलेक्ट की थी वो तो मतलब उन्हें मिल गई थी। अब उसके बाद उनका इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें होता है नहीं कि भाई अब क्या किया जाए। अब हर साल थोड़ी ना वो वेट करेंगे कि फिर से वो सीजन आएगा जब मोनार्क बटरफ्लाईज मेरे आसपास आएंगी, और उन्होंने मोस्टली तो टैग कर ही दी थी, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक आइडिया लगाते हैं। क्या आइडिया लगाते हैं भाई, अब उन्होंने आइडिया लगा लिया था कि अब वो मोनार्क बटरफ्लाईज को जाके पकड़ेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, उनको अपने ही घर के बेसमेंट में, कहाँ पे, बेसमेंट में जाके उनको पालना शुरू करेंगे, ठीक है। ही वुड कैप्चर अ फीमेल बटर मोनार्च, यानी कि उन्होंने एक फीमेल मोनार्च बटरफ्लाई पकड़ी, कलेक्ट हर एग्स, उसको उसके एग्स कलेक्ट किए, एंड नर्चर देम इन हिज बेसमेंट, और बेसमेंट में उसे पालना शुरू कर दिया। एंड फिर जो हमारा बटरफ्लाई का पूरा प्रोसेस होता है, बटरफ्लाई के एग से वो बनेंगे, आई थिंक कैटरपिलर बनते हैं, देन फिर कुकून, एंड देन फिर बटरफ्लाई। तो वो पूरा प्रोसेस वहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया बटरफ्लाई को पालने का। ऑब्जर्विंग देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू अडल्ट बटरफ्लाई।
आफ्टर टैगिंग देयर विंग्स। और जब वो पूरी बटरफ्लाई बन जाती थी तो फिर क्या करते थे, उनके विंग को टैग कर देते थे एंड ही रिलीज देम, और फिर उसे बाहर आसमान में, खुले आसमान में छोड़ देते थे। ठीक है, तो उन्होंने वो काम शुरू करना, मतलब वो शुरू कर दिया अपनी, इस तरह से अपनी रिसर्च को जारी रखा। ठीक है, अब ये काम तो उनका चलता रहता था, बहुत टाइम तक उन्होंने ये किया। अब देखो, ओवर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज अ हब फॉर थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सालों के लिए वो जो उनका बेसमेंट था घर का, वो क्या बन गया, वो बहुत सारी बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज का घर बन गया, अलग अलग स्टेट्स में जो थी, यानी कि कोई प्यूपा के स्टेट में थी, कोई कैटरपिलर थी, कोई एडल्ट बन गई थी, तो अलग अलग स्टेजेस में वहाँ पे बटरफ्लाइज थी। अब देखो, इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब हमारे एब्राइट जो है वो बता रहे हैं कि फिर क्या होता है ना, अब ऐसे प्रोसेस चल रहा है, बहुत सालों तक उन्होंने बेसमेंट में वो बटरफ्लाइज पाली, अब उनका जो इंटरेस्ट है ना वो खत्म होने लग गया उन बटरफ्लाइज को टैग करने में। ठीक है, ही टेडियस एंड डज नॉट मच फीडबैक, क्योंकि ज्यादा कुछ फीडबैक आ ही नहीं रहा था उस सबसे। एब्राइट सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ only two butterflies। कितनी? सिर्फ 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग फॉर रिकैप्चर। सिर्फ 2 बटरफ्लाइज थी जो रिकैप्चर करी गई थी, मतलब ज्यादा कुछ उन्हें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था उनके उस एफर्ट से। ठीक है, एंड दे वर नॉट मोर देन 25 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो ना सिर्फ 25 माइल से ज्यादा दूर भी नहीं थी, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस पर उन्हें वो बटरफ्लाइज मिल गई थी। अब देखो, टू encouraged him to live for his friends and emphasized that wanting to die was a sin in 7th grade। अब देखो, उनकी ना वो बताई गई है कि कैसे उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, कैसे उनका नाम हुआ बहुत ज़्यादा। उनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस थ्योरी है, उनकी एक रिसर्च है कि कैसे सेल्स काम करती हैं। ठीक है, और डीएनए और सेल के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग रिसर्च थी, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ज़्यादा काम आई बाकी साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, अलग अलग वैक्सीन्स में। ठीक है, तो देखते हैं अब कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने स्कूल के टाइम से ही अपनी अलग अलग क्लासेस में जो अलग अलग परफॉर्मेंसेस दिए, अलग अलग पार्टिस आई मीन जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट किया, वो सारी स्टोरी हम देखने वाले हैं इन 7th ग्रेड। कब? 7th क्लास में, देख लो। एब्राइट एक्सपीरियंस रियल साइंस एट अ काउंटी सेशन फेयर। अब उन्होंने 7th ग्रेड में ना एक उसमें एक रियल साइंस में, ओके, एक जैसे होता है ना साइंस फेयर होते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स आपको जहाँ पे शो करने होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज शो करनी होती है, तो ऐसा ही होता है। वहां पर हमारे एब्राइट जी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो क्या हो जाता है, वहां पर उस काउंटी साइंस फेयर में उन्हें असली साइंस का पता चलता है कि भाई असली साइंस क्या होती, कैसे पता चलता है। देखो, वहां पर ना वो क्या करते हैं, फ्रॉक की स्लाइड शो करते हैं। ठीक है, पर वो वहां पर जीत नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने सिंपल से एक फ्रॉक की स्लाइड शो की थी, जबकि उन्होंने देखा जो बाकी के स्टूडेंट्स थे, जो बाकी अलग अलग स्कूल से आए थे, अलग अलग क्लासेस से आए थे, उन्होंने अलग अलग तरह के रियल एक्सपेरिमेंट शो कर रखे थे। उनकी नॉर्मल सी फ्रॉक स्लाइड के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलता है और वो हार जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें वहां से वो चीज़ पता चली, वो मोटिवेट हुए, वहां से उन्हें क्लिक हुआ माइंड में कि भाई अगर हमें जीतना है, मुझे आगे बढ़ना, तो मुझे रियल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने होंगे। दिस मोटिवेटेड हिम टू कम्पीट सीरियसली द फॉलोइंग ईयर। अब अगले साल उन्होंने बिल्कुल वो रेडी हो गए कि अगले साल ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखाना है। शिफ्टिंग फ्रॉम नीट, okay, shifting from neat displays to conducting genuine experiments with a focus on his insect work। अब इंसेक्ट्स के बारे में तो उन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, हमेशा से बटरफ्लाइज कलेक्ट करिए, बेसमेंट में पा लिए है ना, बहुत कुछ उन्होंने पहले एक्सप्लोर कर रखा है। तो उन्होंने सोचा कि उसी वर्क के ऊपर मैं नहीं अपना जो वो होगा ना एक्सपेरिमेंट, वो दिखाऊंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं वो, हिज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिगिन टू इमर्ज। अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया अपनी किस पे, कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट होती है उस पर। ठीक है, एब्राइट सॉट एक्सपेरिमेंट्स आइडियाज फ्रॉम डॉक्टर ओर्क्योड। ओ डॉक्टर ओर्क्योड जिन्होंने वो बुक लिखी थी, कौन सी वाली, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, उनको वो लिखते हैं एक लेटर कि भाई आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट भेज दीजिए, कुछ आइडियाज़ दीजिए। तो वो ना उन्हें बहुत लंबी सी एक लिस्ट भेज देते हैं अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, और जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे एब्राइट को। एंड दीज प्रोजेक्ट ऑक्यूपाइड हिम थ्रू आउट हाई स्कूल तक उन्हें वो एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, उन्हें साइंस से जोड़ते हैं एंड बहुत कुछ अलग अलग क्रिएटिव लर्निंग वो सीखते हैं।
ठीक है। engaging him recognition at county and international science fairs in 8th grade। अब देखो 7th में तो वो हार गए थे बेचारे, है ना, फ्रॉग स्लाइड दिखा के, उन्हें कुछ जीते नहीं थे वो कोई भी प्राइज। अब 8th ग्रेड में देखो वो क्या करते हैं। 8th ग्रेड में ही इन्वेस्टिगेटेड अ वायरल डिसीज अफेक्टिंग मोनार्च कैटरपिलर्स। अब वो किस पे उनकी रिसर्च थी, मोनार्च कैटरपिलर जो होते हैं ना, उसके बारे में कहा जाता है कि वायरल डिसीज चल रही है। अब वो कहा जाता है कि एक कैटरपिलर है कि जो उस डिसीज का कॉज है, कारण है, जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाईज मर जाती है, उनको वो वायरल डिसीज हो जाती है। ठीक है, सस्पेक्टिंग अ बीटल कैरियर, बीटल से वो जो डिसीज है वो आती है। एंड दो द रिजल्ट्स वो इनकॉन्क्लूसिव ही वन। लेकिन वो क्या करते हैं ना, अब उस डिसीज को प्रूव करने के लिए कि भाई ऐसा नहीं होता है या होता है, वो सब चेक करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो बटरफ्लाईज थी, मोनार्क बटरफ्लाई, वो तो पाल ही रखी थी। अब वो क्या करते हैं ना, बीटल्स के साथ उन्हें ब्रीड करना शुरू करते हैं, मतलब बीटल्स के साथ उन्हें पालना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, अब बीटल्स के साथ पालते हैं तो उन्हें ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि नहीं, बीटल्स से ये जो डिसीज़ है वो उन्हें नहीं हो रही है। जो मोनार्क बटरफ्लाईज है उन्हें वो डिसीज़, जो वायरल डिसीज़ है, वो बीटल्स की वजह से तो नहीं हो रही है। तो वो चीज़ वहाँ पर शो करते हैं, वो जीत जाते हैं इस बार। ठीक है, जो उनका रियल एक्सपेरिमेंट था ना, वो इस बार काम आ जाता है। द फॉलोइंग ईयर हिज प्रोजेक्ट टेस्टेड द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाईज मिमिक मोनार्क बटरफ्लाईज। अब इस बार तो वो जीत गए। अब देखो नेक्स्ट साल वो क्या करते हैं, अगले फेयर में क्या लेके आते हैं, वो एक और नया एक्सपेरिमेंट ले आते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा। क्या ये कहा जाता था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाईज की कॉपी करती हैं। क्या करती हैं, उनको कॉपी करती हैं, मिमिक करती हैं टू डिटर बर्ड्स ड्यू टू मोनार्क अनपेलेटेबिलिटी। यानी कि ये कहा जाता है कि जो हमारी मोनार्क बटरफ्लाईज है ना, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं करती है बर्ड्स को, इसलिए बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाईज को नहीं खाती है, जबकि वाइसरॉय बटरफ्लाईज को खा जाते हैं क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगती है उन्हें। तो जो हमारी वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह कॉपी करना शुरू कर देती है, उनको क्या करती है, मिमिक करती हैं, कॉपी करते हैं, जिससे कि बर्ड्स उन्हें ना खाए। अब ये थ्योरी थी, ये माना जाता था अब तक। अब हमारे जो वो हैं एब्राइट जी हैं, वो इस पे भी अब अपना कंक्लूजन लेके आएंगे कि भाई मैं देखता हूँ ऐसा होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी बर्ड हो गई, और ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई थी उनको खाई जाती थी हमारी बर्ड्स। Ebright's project aimed to determine if birds could consume monarch butterflies, discovering that starling preferred monarch over regular bird food। लेकिन जब वो इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मोनार्क बटरफ्लाईज को बर्ड्स नहीं खाती हैं। ठीक है, और वाइसरॉय बटरफ्लाईज को बर्ड्स खा जाती हैं। तो वो उस चीज़ को भी गलत साबित कर देते हैं, और इस बार भी उन्हें बहुत ही बढ़िया सा क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है चीज़ को, वो जीत जाते हैं अपने उस फेयर में। हिज प्रोजेक्ट रैंक्ड फर्स्ट इन जूलॉजी, और इनका ये जो प्रोजेक्ट था वो जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज एंड थर्ड ओवरऑल एट द काउंटी साइंस फेयर, और पूरे काउंटी साइंस फेयर में उन्हें थर्ड पोजीशन मिलती है। समझ आएगा कितना बड़ा इनका ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, है ना, इस वजह से वो जीत जाते हैं इस साल भी। एंड सजेस्टिंग दैट वाइसरॉय बटरफ्लाईज लाइकली मिमिक मोनार्क्स टू अवॉइड प्रिडेशन बाय बर्ड्स। ठीक है, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट वो काम आ जाता है, एंड वो इस बार भी जीत जाते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छी रैंक से। इन हाई स्कूल, अब वो आ जाते हैं भैया हाई स्कूल में। कब, हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट इन्वेस्टिगेटेड द पर्पस ऑफ 12 गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च प्यूपा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। क्या है, अब देखो जो मोनार्क का प्यूपा होता है ना, मोनार्क बटरफ्लाई का, देखो मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे चैप्टर में। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। देखो पहले वाइसरॉय उसको कॉपी कर रही थी मोनार्क को, अब मोनार्क बटरफ्लाई का प्यूपा आ गया। अब ये क्या है, इसमें देख लेते हैं ये वाली जो कहानी है। ये कहा जाता था कि भाई जो मोनार्क बटरफ्लाई का प्यूपा है ना, उस पर 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। कितने, 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। तो कहा यह जाता था कि भाई ये जो स्पॉट्स है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनका कोई पर्पस नहीं, ये बस ऐसे ही जस्ट सजावट के लिए बना दिए गए हैं, जस्ट ऐसे ही डेकोरेशन के लिए है, भाई प्रकृति डेकोरेशन कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, अगर भगवान ने कोई चीज़ बनाई है ना, उसके पीछे हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है, कुछ ना कुछ वजह होती है। अब ये हमारे एब्राइट जी प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, वर्किंग विद अदर स्टूडेंट्स ही बिल्ड अ डिवाइस to prove these spots produce an essential hormone for butterfly development। यानी कि वो और जो अपने स्टूडेंट्स थे, जो उनके कलीग्स थे, उनके साथ काम करते थे, पढ़ते थे, उनके साथ मिलकर एक डिवाइस वो डेवलप करते हैं, जिससे पता चला कि ये जो
12 गोल्डन स्पॉट्स है ना, वो ऐसे ही नहीं है, डेकोरेशन के लिए नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 गोल्डन स्पॉट्स है ना, वो एक हार्मोन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग हिम फर्स्ट प्लेस, अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसने क्या किया, फर्स्ट प्लेस दिला दी हमारे ब्राइट जी को, किसमें, इन काउंटी साइंस फेयर, जहाँ पे उनको थर्ड प्राइज मिली थी लास्ट ईयर, इस बार फर्स्ट स्टेज फर्स्ट रैंक आती है, एंड एन एंट्री, और कहाँ पे एंट्री मिल जाती है, इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, ठीक है। दिस रिसर्च अल्टीमेटली लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन एंड इन्फ्लुएंस्ड हिज थ्योरी ऑन सेल्यूलर लाइफ, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो हमारे जो ब्राइट जी हैं वो कितने ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंट रिसर्च कर दी थी। अब देखो आगे क्या होता है। Richard Ebright's high school journey was marked by significant achievements. In his sophomore year, he placed third in zoology and at a science fair. Okay, अब कहाँ पे थर्ड रैंक आती है उनकी, किसमें, जूलॉजी एट अ साइंस फेयर, जूलॉजी में, ठीक है। इनका ये जो अलग बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट था, इसकी वजह से उन्हें थर्ड रैंक मिलती है जूलॉजी में, साइंस फेयर में, ठीक है। एज अ जूनियर ही वॉन्ट फर्स्ट प्लेस, और एक क्योंकि वो जूनियर थे तो उन्हें फर्स्ट प्लेस मिल जाती है एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, रिक्योरिंग अ समर इंटर्नशिप, प्लस उन्हें क्या मिलती है, समर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, कहाँ पे, एट एन आर्मी लेबोरेटरी, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, आर्मी लेबोरेटरी, वहाँ पर उन्हें एक मौका मिलता है अपनी इंटर्नशिप करने का, वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके साथ वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे, तो देखो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। इन ए सीनियर ईयर, अब सीनियर ईयर में देखो क्या हुआ, सीनियर ईयर में ही conducted groundbreaking research showing that cells from a monarch's wings could develop into wing scales only when feed the hormone from the gold spots. अब देखो उन्होंने क्या किया, सीनियर ईयर में बहुत एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करी उन्होंने, कंडक्ट कैसी, जो ये शो कर देती कि भाई जो सेल है ना मोनार्क बटरफ्लाई के विंग का, ये मोनार्क बटरफ्लाई हो गई हमारी, मोनार्क बटरफ्लाई का जो विंग है ना, उसकी जो सेल्स है, उसकी जो सेल्स हैं वो डेवलप हो सकती है इनटू अ फुल विंग स्केल, इनटू अ विंग स्केल, कोई भी जो सेल है हमारी मोनार्क बटरफ्लाई के विंग का, वो डेवलप हो सकती है पूरे विंग में, ओनली व्हेन फीड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्डन स्पॉट्स, लेकिन सिर्फ तब जब उन गोल्डन स्पॉट्स, वो जो गोल्डन स्पॉट्स थे ना उस प्यूपा पे, वो जो 12 गोल्डन स्पॉट्स थे, उनको अगर फीड कराया जाए, उन हार्मोन्स को अगर उसे फीड करा जाए, अर्निंग हिम फर्स्ट प्लेस। अब इससे क्या होता है, फर्स्ट प्लेस मिल जाती है उन्हें जूलॉजी कैटेगरी में एट द इंटरनेशनल फेयर, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है सभी के लिए, ना सिर्फ हमारे ब्राइट जी के लिए, बल्कि पूरे जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी अलग अलग डॉक्टर्स थे, या जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो रिसर्च कर रहे थे, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी अचीवमेंट थी ये जो थ्योरी थी, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली थी, जो 12 स्पॉट्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। After high school, Richard Ebright spent a summer working in both the Army Laboratory and the US Department of Agriculture's laboratory. ठीक है? During the following summer, after his freshman year at Harvard, after his freshman year मतलब first year जो होता है, ठीक है? Freshman year at Harvard, he continued research on the hormone. उन्होंने अपनी जो हार्मोन, वो जो गोल्डन स्पॉट्स वाली हार्मोन की जो रिसर्च थी ना, वो उसे कंटिन्यू रखा, एंड आइडेंटिफाइड इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, और क्या आइडेंटिफाई कर लिया भैया, केमिकल स्ट्रक्चर यूजिंग एडवांस लेबोरेटरी इक्विपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी जब उन्हें लेबोरेटरी का, जो आर्मी लेबोरेटरी में जाने का मौका मिला, वहाँ के जो अलग अलग बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको यूज़ करने का मौका मिला, वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एडवांटेज वाली बात हो गई थी, ठीक है। उससे उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया था उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। एंड इन हिज जूनियर ईयर ही फॉर्मुलेटेड अ न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उन्होंने क्या किया, एक नई थ्योरी लेके आए वो सेल लाइफ के ऊपर, वाइल स्टडिंग एक्सरे फोटोज ऑफ हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। जब वो एक्सरे फोटो देख रहे थे ना हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर की, तब उन्होंने क्या किया, एक नई थ्योरी लेके आए सेल लाइफ के ऊपर, ठीक है। दीज फोटोज कंबाइंड विद हिज वर्क ऑन इंसेक्ट हार्मोन
lead him to propose a solution to a key biology question: how cells interpret their DNA blueprint. अब ये ना एक क्वेश्चन था हमारी हिस्ट्री में, मतलब हमारी साइंस में, ठीक है, कि कैसे हाउ सेल्स इंटरप्रेट देयर डीएनए ब्लूप्रिंट्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का उन्होंने एक तरह से कहा तो जवाब दे दिया था, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर दी थी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके अचीवमेंट में आ गया था, ठीक है। उन्होंने जो बताया अपनी थ्योरी से, वो उस चीज़ का इन्होंने मतलब इस क्वेश्चन का उस थ्योरी के थ्रू उन्होंने आंसर दे दिया था, जो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रही। डीएनए लोकेटेड इन सेल्स न्यूक्लियस, हमें पता है डीएनए जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है लोकेटेड, ठीक है। कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनसे जो हमें अलग अलग तरह के जीन्स मिल रहे हैं, हमारी कैसे आई कलर है या हमारे कैसे हेयर कलर है या अलग अलग जो चीज़ें हैं, वो डीएनए के थ्रू हमारे अंदर आती हैं, ठीक है। तभी तो हम अपने मम्मी और हमारे पापा की तरह हम दिखते हैं, या उनकी तरह हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं, वो सिर्फ डीएनए की वजह से होते हैं, ठीक है। तो उस डीएनए पे उन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च कर दी थी, डिटरमाइनिंग द सेल्स फॉर्म एंड फंक्शन एज अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इससे क्या पता चला, दैट सेल्स फॉर्म and functions of as the blueprint of life. Richard H. Ebright and his college roommates, कौन कौन थे उनके roommates, जेम्स आर वोंग, collaborated to develop his theory, creating models and writing a paper. उन्होंने बहुत मेहनत करके उसके ऊपर मॉडल्स बनाए एंड उसके ऊपर सारे रिसर्च पेपर लिखे, उन हमारे एब्राइट जी ने और उनके रूममेट ने। एब्राइट ग्रेजुएटेड हिज हाईएस्ट ऑनर्स फ्रॉम हार्वर्ड, कहाँ से, हार्वर्ड से, भाई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, आपने नाम भी सुना होगा इवन, ठीक है। रैंक्ड सेकंड इन अ क्लास ऑफ 1510, इतने बच्चे थे उनकी क्लास में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे सबके सब, और उन सब में कौन सी सेकंड प्लेस आई थी उनकी, हमारे एब्राइट जी की। तो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो पढ़ाई में, वो देखो, है ना। ही कंटिन्यूड एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करी। एक्सपेरिमेंटिंग ऑफ वैलिडेट द थ्योरी, इफ सक्सेसफुल दिस थ्योरी कुड सिग्निफिकेंटली एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब लाइफ का जो प्रोसेस होता है उसमें और जानकारी लाने के लिए, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने के लिए, डीएनए सेल्स के बारे में, कि कैसे हमारी जो सेल्स हैं वो डीएनए को रीड करती हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, सो एंड सो चीज़ें, उन सब चीज़ों को जानने के लिए और ज़्यादा उस पर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए हमारे ब्राइट जी की थ्योरी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बहुत ही बड़ी बात थी ये किसी के लिए भी, कि एक जो कॉलेज स्टूडेंट है उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी, इतनी बड़ी थ्योरी लेके आया, इतनी बड़ी रिसर्च करी है, ठीक है। एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी sparkled by his high school research on the purpose of monarch pupa spots. अब देखो कहाँ से शुरू हुई थी वो monarch pupa spots वाली, उस रिसर्च से शुरू हुई, और कितनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की। Could lead to insights for preventing disease like cancer. अब ये जो थ्योरी थी ना, वो कैंसर जैसे डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, इसको इससे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली थी। Despite his deep interest in science, Bright balanced his life with other pursuits, excelling in debating. अब उनको ना सिर्फ साइंस में, सिर्फ पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, उनकी जो मदर थी ना, उनको अलग अलग फील्ड्स में मोटिवेट करती थी, अलग अलग एक्सपीरियंस दिलाती थी। जैसे डिबेट में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, डिबेटिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में, कैनोइंग, यानी कि एक तरह की एक्टिविटी होती है बोट की, ठीक है, जिसमें बोट में बैठकर जो हमारे जो भी पर्सन है वो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस करते हैं, बोट राइडिंग कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। कैनोइंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज, और जो बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज है उनमें भी बहुत ज़्यादा हमारे ब्राइट जी को इंटरेस्ट था। ही इज़ ऑल्सो अ स्किल्ड फोटोग्राफर, यानी कि बहुत ही स्किल्ड फोटोग्राफर भी थे, हमारे फोटोग्राफर थे हमारे ब्राइट जी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। स्पेशलाइजिंग इन नेचर, जो कि मोस्टली नेचर की जो फोटोज़ होती हैं अलग अलग तरह के, हमने देखा होगा कि कुछ लोगों को होता है ना नेचर की फ़ोटोज़ लेने में, वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोज़ लेने में, या जो हमारे अलग अलग पास में नेचुरल चीज़ें होती हैं बेसिकली, उनकी फ़ोटोज़ लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों को। तो वैसे ही हमारे ब्राइट जी को भी था। एंड साइंटिफिक प्रोजेक्ट, अभी साइंस थे तो वो थे ही, साइंटिस्ट थे, तो उन चीज़ों को, तो फोटोग्राफी उनका मेन काम ही हो गया एक तरह से, है ना। इन हाई स्कूल ही वॉज अ स्ट्रेट student
channeling his energy into clubs like debating and model United Nations due to his ease of learning. ठीक है, अब हमने देखा अलग अलग इंटरेस्ट क्या रहे उनके, क्या लाइफ थी बेसिकली. अब देखो आगे, रिचर्ड एब्राइट हैड अ मेंटोर एंड रोल मॉडल इन हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड क्लब एडवाइजर रिचर्ड ए वेनेरर. ये नाम बिल्कुल याद रखने हैं तुमने, ठीक है. ये इनकी एक तरह से मेंटोर थे, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया हमारे एब्राइट जी की लाइफ में, ठीक है. इंस्पायर्ड एब्राइट बाय इंट्रोड्यूसिंग हिम टू न्यू आइडियाज. इन्होंने इन्हें नए नए आइडियाज दिए थे. इन्होंने इनकी बहुत हेल्प की थी बचपन में, इनको नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, इनको नए नए आइडियाज़ देने के लिए कि कैसे हमें और ज़्यादा क्रिएटिव होना है, या नई नई चीज़ों के प्रति क्रिएटिविटी ज़्यादा जगाने के लिए, ठीक है. तो इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की थी हमारे एब्राइट जी की. डिस्पाइट हिज मेनी इंटरेस्ट, एब्राइट डिस्प्लेड exceptional dedication. He was competitive not for the sake of winning prizes but because, अब उन वो जो कॉम्पिटिटिव नेचर था ना उनका, वो जो कंपटीशन था उनके अंदर, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मुझे प्राइजेस जीतने हैं, मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे ये प्राइज मिल जाएगा, मुझे इतना कैश प्राइज मिल जाएगा, ये ट्रॉफी मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी. नहीं, प्राइजेस के लिए नहीं, बट बिकॉज ऑफ he aimed to excel and do his best in everything he pursued. लेकिन इसलिए कि उन्हें जो भी काम करना है, जो भी उनका एम है, उसमें उन्हें बेस्ट करना है, अपना बेस्ट देना है, उन्हें अपना 100% देना है. इसलिए वो अपना परफेक्ट दे देते और बहुत मतलब बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स उन्हें मिलती थी. समझ आया? तो यानी कि हमें कोई भी काम करना है ना, उसमें ये नहीं लालच नहीं देखना है अपना कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी, हमारी ये रैंक आएगी, हमें वो प्राइज़ मिलेगा. नहीं, कोई भी काम करो अपने 100% दो, सिर्फ इस वजह से कि खुद से कम्पीट करना है, दूसरे वाले से नहीं, ठीक है. अगर तुम खुद को कम्पीट करना शुरू कर दोगे ना, तो बाकी सब खुद ब खुद बीट होते चले जाएंगे. समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें सीखना चाहिए. आगे देखते हैं. द क्वालिटीज दैट मेक अ साइंटिस्ट इंक्लूड अ टॉप नॉच माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द ड्राइव टू एक्सेल फॉर द राइट रीजंस. Richard Ebright possesses these traits as his scientific curiosity has remained unwavering since he was introduced to the world of science through the travels of Monarch X. अब देखो ये जो बुक थी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हें वन वर्ड में कि कौन सी बुक थी जो एब्राइट जी को दी गई जिसकी वजह से वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, या उनकी पूरी जर्नी शुरू हुई है ना. कितना बड़ा रोल इस बुक ने निभाया हमारे एब्राइट जी की पूरी लाइफ में. तो ये याद रखना है तुम लोगों ने. यहीं पर जो हमारा ये पूरा चैप्टर है ना एब्राइट जी के बारे में, वो खत्म हो जाता है. अगर कोई भी डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड अभी के लिए इतना ही. हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स बिल्कुल आ गए हैं तुम्हारे, तो बिल्कुल तैयार है ना. ठीक है, बिल्कुल 100% लेके आने हैं हमने. ठीक है, न सिर्फ इंग्लिश में बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में बिल्कुल फुल मार्क्स लेके आएंगे. ठीक है, तो बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.